नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंसोलिडेशन, जो कि सॉइल मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कंसोलिडेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है और उसके कितने पैरामीटर्स होते हैं, उन सबको हम आज स्टडी करने वाले हैं। कंसोलिडेशन के टाइप्स सबसे पहले पढ़ते हैं। कंसोलिडेशन के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन या इनिशियल कंप्रेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन या इनिशियल कंप्रेशन जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो एयर होती है वॉइड्स के अंदर, सॉइल के अंदर जो वॉइड्स होते हैं, उसमें जो एयर होती है वो एयर डिसिपेट हो जाती है, यानी वो एयर सारी बाहर निकल जाती है, और उसे कॉम्पैक्शन भी कहते हैं। कॉम्पैक्शन और इनिशियल कंप्रेशन जो है वो सेम होता है। ये 2 तरीके से होता है। पहला होता है एक्सपल्शन ऑफ एयर, दूसरा होता है कंप्रेशन ऑफ एयर। इन 2 तरीके से जो होता है वो कॉम्पैक्शन होता है। दूसरा होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होता है? प्राइमरी कंसोलिडेशन में जो होता है, सॉइल पूरी सैचुरेट हो जाती है, उसके बाद प्राइमरी कंसोलिडेशन चालू होता है। जो सॉइल सैचुरेट हो जाती है, फिर उसके ऊपर जो लोड लगता है, उससे ग्रेजुअल एक्सपल्शन ऑफ वाटर होता है। जो वाटर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, उसे हम प्राइमरी कंसोलिडेशन कहते हैं। अब इनिशियल कंप्रेशन और प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है? इनिशियल कंप्रेशन जो होता है, उसमें एयर बाहर निकलती है और वो एक सडन प्रोसेस होता है। और प्राइमरी कंसोलिडेशन जो होता है, उसमें वाटर बाहर निकलता है और एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तीसरा होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है? सेकेंडरी कंसोलिडेशन में प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स होता है। इसका मतलब होता है कि सॉलिड्स जो है वो अपनी शेप को चेंज करते हैं, और उसके कारण जो वॉल्यूम चेंज होता है, उसे हम प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स कहते हैं, और उसे सेकेंडरी कंसोलिडेशन भी कहते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, उसमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन नहीं होता है या ना के बराबर होता है। लेकिन जो हाईली प्लास्टिक क्लेज होती है, उसमें 10 to 20% ऑफ टोटल सेटलमेंट जो है वो सेकेंडरी कंसोलिडेशन का होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन के अंदर जो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो सेटलमेंट और टाइम का ग्राफ है वो किस तरह से बनता है, वो हम देखेंगे सैंड और क्ले के बीच में। तो इसमें यह देखा जाता है कि जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन है सैंड का, वो बहुत ज्यादा होता है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन, लेकिन उसका जो टोटल कंसोलिडेशन होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू क्ले। लेकिन जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन है क्ले का, वो बहुत कम होता है, लेकिन टोटल कंसोलिडेशन वो बहुत ज्यादा होता है क्ले में। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि जो आप इस ग्राफ को भी देख सकते हैं कि ये जो है, इसमें क्या है कि रेट ऑफ कंसोलिडेशन है जो क्ले का, वो कम है, लेकिन सैंड का ज्यादा है। लेकिन जो टोटल कंसोलिडेशन है, सैंड यहीं पे खत्म हो रहा है और क्ले पूरा एंड तक जा रहा है, लास्ट तक जा रहा है। तो क्ले का जो टोटल कंसोलिडेशन है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन है वो कम है। अब इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है और अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल है, उसका क्या मीनिंग होता है? नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल जो होती है, उसमें क्या होता है, जो प्रेजेंट अप्लाइड स्ट्रेस होता है वो पास्ट अप्लाइड स्ट्रेस से कम होता है। और जो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होती है, उसमें जो पास्ट अप्लाइड स्ट्रेस है वो प्रेजेंट अप्लाइड स्ट्रेस से ज्यादा होता है, यानी वो पहले से ही कंसोलिडेटेड है, उसके ऊपर जो अभी स्ट्रेस लग रहा है वो कम लग रहा है और पहले का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो उसे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल बोलते हैं। और जो अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल होती है वो क्या होती है कि उसमें स्ट्रेस मतलब पहली बार लग रहा है और उतना नहीं लगा है जितना कंसोलिडेशन के लिए जरूरी है, तो उसे अंडर कंसोलिडेशन कहते हैं। और इसके बाद आता है वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस का ग्राफ। तो इसमें क्या है कि जो लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस और वॉइड रेशियो का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी उसे हम नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व भी कहते हैं। इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये होता है अपना कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, और इसकी जो वैल्यू होती है वो
0.1 से 0.8 के बीच में लाई करती है। इसके बाद इसके कुछ एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि अनडिस्टर्ब्ड क्ले विद मीडियम सेंसिटिविटी के लिए ये होता है Cc इज इक्वल टू 0.009 इंटू लिक्विड लिमिट -10। रिमोल्डेड क्लेज विद मीडियम टू लो सेंसिटिविटी के लिए होता है Cc इज इक्वल टू 0.007 लिक्विड लिमिट -7। और फॉर ऑर्गेनिक क्लेज के लिए होता है Cc इज इक्वल टू 0.0115 into natural water content. When initial void ratio is known, जब इनिशियल वॉइड रेशियो का पता होता है तो जो सीसी की वैल्यू होती है वो होती है 1.15 इंटू E0 -0.35। और जो ये CR होता है, CR क्या होता है? जो रिकम्प्रेशन रेशियो होता है, रिकम्प्रेशन कोफिशिएंट होता है वो होता है 1/5 to 1/10 टाइम्स ऑफ द सीसी। और फिर अब आता है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है? मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाइड इन द पास्ट, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाइड इन द पास्ट टू द मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाइड इन द प्रेजेंट, उसे हम क्या कहते हैं? ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। अगर OCR इज ग्रेटर देन 1 तो ये ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज होती है। अगर OCR इज लेस देन और इक्वल टू 1 तो ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेज होती है। रिमूवल ऑफ लोड, रिमूवल ऑफ ग्लेशियर्स, डेसिकेशन ऑफ क्ले, डेसिकेशन मतलब ड्राइंग ऑफ क्ले, राइज इन ग्रेजुअल वाटर ग्राउंड वाटर टेबल आर सम एग्जांपल्स ऑफ ओवर कंसोलिडेशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ओवर कंसोलिडेशन के। इसके बाद हम करेंगे तरजागीज 1D कंसोलिडेशन थ्योरी, जो कि हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।